सीटी की पावन धरा पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी विनय रतन सिंह जी का भीम आर्मी परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और साथियों, आप लोग काफ़ी देर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि साथियों, अगर इस देश के अंदर दलित और मुस्लिमों की कोई लड़ाई लड़ रहा है तो वो है भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी। आप लोग देखिए, शाहीन बाग से लेकर जामा मस्जिद तक अगर आप लोगों को कोई लड़ाई लड़ रहे हैं तो बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी और विनय रतन सिंह जी हैं। आप देखिए, जब ये NRC है, जब भी कोई माइनॉरिटी के ऊपर कोई परेशानी आती है या कोई भी काला कानून लाया जाता है तो बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी और बड़े भाई विनय रतन सिंह जी और भीम आर्मी आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी रहती है। आप लोगों को पता है NRC के अंदर भी बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जब मुस्लिम समाज के साथ जामा मस्जिद में प्रोटेक्ट कर रहे थे तो उनको 28 दिन तक वो जेल जाकर आए। ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। और सवाई माधोपुर जो यह आज हम गंगापुर सिटी जो विधानसभा है, यहाँ ये ऐसा कॉम्बिनेशन है जब दलित और मुस्लिमों की इतनी आबादी अगर हम मिल जाए तो हम ये विधानसभा सीट निकाल सकते हैं और भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी को मजबूत कर सकते हैं। आप सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है कि जब आपको पता है कि इस देश के अंदर अगर दलितों मुस्लिमों की कोई आवाज़ बन के लड़ रहा है तो वो भीम आर्मी है और आज़ाद समाज पार्टी है। तो आप लोगों से सभी से निवेदन है कि इस ज़िले के अंदर गांव-गांव ढाणी जा जाके भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी को मजबूत कीजिए ताकि आने वाले चुनाव के अंदर हम अपनी ताकत के रूप में, जैसे हमारे बड़े भाई यहाँ के जो जिलाध्यक्ष है जाकिर कुरैशी जी, ऐसे ईमानदार शख्स हैं, इनको हम विधानसभा भेजने का काम करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अब मैं अगली कड़ी में भीम आर्मी के राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य भामाशाह चेतराम जी बैरवा जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपने वक्तव्यों से हमें लाभान्वित करने का प्रयास करें। माननीय सम्माननीय भामाशाह चेतराम जी बैरवा दौसा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विनय रतन जी, अनिल देनवाल जी, जाकिर कुरैशी जी, जितेंद्र अटवाल जी, नरेश मेरवाल जी, उमेद भीम जी, वे सभी हमारे कार्यकर्तागण, सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम नीला सलाम। साथियों, जो भाई चंद्रशेखर आज संसद के अंदर गूंज रहे हैं, मैं शॉर्ट भाषा में अपनी बात रखूंगा। उसमें एक बहुत बड़ा योगदान है मुसलमानों का, बहुत बड़ा योगदान है। 50% वोटिंग है उनकी और 10 दिन मैं पूरे इलेक्शन में वहाँ पे रह के देख के आया हूँ और मैं वहाँ पे पूरे 10 दिन लगा के आया हूँ। जब यूपी का मुसलमान और SC ST OBC एक हो सकते हैं तो राजस्थान के क्यों नहीं? एक दूसरा आपस में दिल खोलो और मिलो और 2028 में आज़ाद समाज पार्टी की सरकार बनाओ। साथियों, ये वही समय आ गया है। बाबा साहब भी पहले इलेक्शन हारे हुए थे और जहां तक है SC ST के लोगों ने बाबा साहब को चुनाव हराया था। पर धन्यवाद है उन मुसलमानों को जिन्होंने बाबा साहब को भी एक बार संसद में भेजा था और बाबा साहब प्रथम कानून मंत्री बने और जिन्होंने भारतीय संविधान की रचना की। साथियों, दलित मुस्लिम एक हो गए तो इस भारत देश में आजाद समाज पार्टी की सरकार को बनाने से कोई रोकने वाला नहीं है। और बहुजन को जोड़ो, सभी जातियों को जोड़ो, जितना हो सकता है सबको जोड़ो, सब आपस में अपने अपने दिल खोलो। सभी से निवेदन है, दलित भाइयों से भी है और जो हमारे ST के भाई हैं उनसे भी है, OBC वालों से भी है, मुसलमान भाइयों से भी है और जो जनरल के भाई भी हमारे साथ और हमारी विचारधारा के साथ काम करना चाहते हैं उनका भी स्वागत है। साथियों, दिल खोल के काम करो और 2028 में राजस्थान में आजाद समाज पार्टी की सरकार बनाओ। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय जवाहर, जय फातिमा, जय कलाम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अगली कड़ी में आज के प्रोग्राम के मुख्य अतिथि भीम आर्मी भारत एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सम्माननीय
विनय रतन सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपने ओजस्वी वक्तव्यों से हमें लाभान्वित करें। माननीय सम्माननीय भीम आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी। शुक्रिया संचालन महोदय। शुक्रिया संचालन महोदय। मंच पर मंचासीन भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी के तमाम नेताओं का शुक्रिया, आभार। यहाँ बैठी जनता का शुक्रिया, आभार। चंद बातें आपसे करनी है, वही बातें करने आया हूँ। जो समस्याएं आज देश में चल रही हैं, वो समस्या क्यों और किस कारण से है, ये चर्चा आपसे करने आया हूँ। मैं अपनी बात शुरू करूं, शुरू करने से पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन वंदन करता हूं। मैं विशेष नमन वंदन करता हूं शिक्षा की ज्योति जलाने वाली माता फातिमा शेख व माता सावित्रीबाई फूले को, जिन्होंने शिक्षा का आंदोलन चला करके इस देश के दलित पिछड़े मुसलमानों को शिक्षा दिलाने का काम किया। आज एक महान शख्स की जयंती भी है। उस शख्स की जयंती है जिसने इस पूरे भारतवर्ष पर राज किया। पूरा भारतवर्ष आज का भारत नहीं, वो भारत जिसमें पाकिस्तान भी आता था, वो भारत जिसमें अफगानिस्तान भी आता था, पूरा एशिया जिसमें आता था, उस पूरे एशिया पर जिसने राज किया, सम्राट अशोक को भी मैं नमन वंदन करता हूं। आज एक भारत के बड़े दलित लीडर मैं कहूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत में जातीय व्यवस्था इतनी मजबूत है कि आप कितना भी अच्छा काम कर लें, आपको आपकी जातीय धर्म से ही नवाजा जाता है। आज बाबू जगजीवन राम साहब की भी जयंती है, मैं इनको भी नमन वंदन करता हूं। सम्मानित साथियों, आज मैं राजस्थान में हूं। ये राजस्थान वही राजस्थान है जहां मूछ रखने पर हत्या, जहां गाय ले जाने के शक में दो साथियों को जिंदा जला देना, जहां मटकी छूने पर, पानी छूने पर हत्या, जहां घोड़ी चढ़ने पर हत्या। ये समझिए कि वो कारण ढूंढते हैं हत्या करने का, क्या कारण उनको मिले कि वो हत्या कर दें। और ये हत्याएं किसी एक सरकार के राज में नहीं हुई। राजस्थान के साथियों ने जिन जिन सरकारों को बनाया, तमाम सरकारों में ये हत्याएं हुई। और आनंद की बात देखिए कि जनता की हत्या होती रहती है और जनता फिर से कभी बीजेपी कभी कांग्रेस के फेरे में पड़ी रहती है। आपको समझना होगा कि आपकी समस्याएं क्या है। आपको यह भी समझना होगा कि आपकी समस्याओं का समाधान क्या है। अगर इस देश का दलित, मुसलमान और पिछड़ा डॉक्टर अंबेडकर की आइडियोलॉजी को नहीं समझेगा तो ये आप समझ लो हत्याओं का सिलसिला लगातार बढ़ता चला जाएगा। कल ही अब सुबह जब मैं राजस्थान आया तो हमारे जिलाध्यक्ष, मौजूदा जिलाध्यक्ष कुरैशी साहब और उनके साथ बहुत सारे साथी से उनसे बात चल रही थी राजनीति पर। वो कहने लगे वक्फ बोर्ड का बिल बीजेपी ने पास करा दिया और इस पर बड़ी लड़ाई भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने संसद में लड़ी और ये वादा भी किया कि हम इस लड़ाई को सड़कों तक लेकर जाएंगे। तो उन्होंने और भी पार्टियों के नेताओं के नाम लिए। तो मैंने उनसे कहा कि हम इतने सीधे लोग हैं, हम उनकी चाल को नहीं समझ पाते। हालांकि पुरानी पार्टियां ये जानती थी कि बीजेपी अगर सत्ता में आएगी तब उसका उद्देश्य वक्फ बोर्ड की जमीनों को हड़पना होगा। और मैं आपको इसका अगला स्टेप इनका बता दूं, उनका अगला स्टेप जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाना होगा कि आपके घर में अगर 3 बच्चे हैं तो आप किसी प्रकार का कोई चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन नेता, भारत की राजनीति के नेता हमें खिलाते हैं कैसे कि हमें ये पता होते हुए कि ये होगा, यहाँ के नेताओं को ये पता होते हुए
कि ये होगा, लेकिन फिर भी वो अपनी जिद के कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्थापित करने का काम करते हैं। वो काम कर रहे हैं यहाँ अनिल धैनवाल जैसे लोग, वो काम कर रहे हैं यहाँ कुरैशी जैसे लोग, वो काम कर रहे हैं यहाँ भामा साहब भाई जैसे लोग। इनको राजनीतिक सत्ता की चाबी नहीं देना चाहते। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आदमी इन बातों को किस ओर लेकर जा रहा है। ये आदमी बातों को किस ओर लेकर जा रहा है, यही समझने का सवाल है। तमाम नेता आएंगे, राजनीतिक बात करेंगे, आपको बहलाएंगे, फुसलाएंगे, लेकिन वो अपनी कमियां आपको नहीं गिनवाएंगे। अगर यहां कांग्रेस चाहती तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां ना बन पाती, लेकिन कांग्रेस दलित पिछड़े मुसलमानों को प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहती। वो सिर्फ ये चाहती है जो नेता उसकी काट गुलामी करते हैं, जो नेता उसके पैर चूमते हैं, वो उन्हीं नेताओं को आगे बढ़ाएगी। जब यहां चुनाव था, मुझे लगता है कि कांग्रेस से भीम आर्मी में समाज पार्टी के लोगों ने गठबंधन की बात कही और ये कहा बिना शर्त के कि हमें बहुत कम चीजें दीजिए, अगर आप हमें 2 से 3 सीटें भी देंगे, 1 सीट दलित के लिए, 2 सीट पिछड़ों के लिए, 2 सीट मुसलमानों के लिए, 5 सीट भी देंगे तो हम पूरी ताकत लगाएंगे आपको खड़ा करने में। लेकिन कांग्रेस ने बात नहीं मानी, बीजेपी को सत्ता दे दी, लेकिन आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता जीतकर चला जाए, ये कांग्रेस को भी मंजूर नहीं था। अब आप सोचिए, इस वक्फ बोर्ड बिल जो आया है, क्या ये सिर्फ बीजेपी की देन है? नहीं, ये मौजूदा तमाम उन राजनीतिक दलों की देन है जो पहले से सत्ता में रहते हैं, जो यहाँ शासन कर रहे हैं, और हम समझ नहीं पाते, हम जान नहीं पाते। लगातार संविधान पे प्रहार है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। इस देश की आबादी जब मैं देखता हूं तो हर रिक्शा चलाने वाला, हर मजदूरी करने वाला, हर गेहूं काटने वाला, हर सफाई कर्मचारी बहुजन समाज का व्यक्ति होता है, या तो कोई दलित होता है, पिछड़ा होता है, मुसलमान होता है। अगर मैं आबादी की बात करूं तो ऐसा कोई गांव नहीं बसता जहां गरीब गुरबे नहीं रहते, जहां मजदूर किसान नहीं रहते, जहां दलित मुसलमान नहीं रहते। ऐसा कोई गांव भारत का नहीं दिखता है। फिर मैं एक और बाबा साहब अम्बेडकर की ओर ध्यान करता हूं कि 26 जनवरी सन 1950 को जब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश में संविधान लागू करा दिए थे, संविधान सौंप दिए थे, तो हंसते हुए बाहर निकलते हैं और बाबा साहब के साथ के नेता उन्हें कहता है कि डॉक्टर अम्बेडकर आज बहुत खुश लग रहे हो। बाबा साहब कहता है मैं बहुत खुश हूं, आज मैंने रानी का पेट चीर दिया है। अब राजा रानी के पेट से जन्म नहीं लेगा, अब राजा यहाँ के मजदूर, किसान, दलित, पिछड़े, मुसलमान, यहाँ के शोषित वंचित वर्ग के वोट से जन्म लेगा। जब ये बात डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं तो उनके सामने के नेता हंसते हुए कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर तुम इन लोगों को अधिकार तो दे चले हो, लेकिन याद रखना हम इन लोगों को डराएंगे, इन लोगों को धमकाएंगे, जरूरत पड़ी तो इन लोगों को खरीदेंगे, लेकिन राजा अपना बनाएंगे। उन्होंने ऐसा ही किया। चंद मुट्ठी भर लोग जो इस देश पर शासन कर रहे हैं, उन्होंने राजा अपना बनाया और लगातार राजा अपना बनाया। हम उनके खेल में फंसते रहे, वो हमें खिलाते रहे, हम खेलते रहे और राजा उनका बनाते रहे। फिर हम रोते हैं, हम ठीकरा फोड़ते हैं दूसरों के सिर कि अब SC/ST एक्ट कानून को मैं बदलाव कर दिया, अब वक्फ बोर्ड की उन्होंने जमीनें छीन ली, अब वो हमारी हत्या कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को समझो, इस वोट की ताकत को समझने का काम करो। डॉक्टर अम्बेडकर वोट की ताकत इसलिए देकर गए थे, यहाँ के गरीब, मजदूर, किसान, दलित, पिछड़ा, मुसलमान खड़ा होकर के अपने अधिकार देगा और अपने बीच के व्यक्ति को निकाल करके यहाँ विधानसभा और संसद में भेजने का काम करेगा। भीम आर्मी के लोगों ने सबने मिलकर के राजस्थान के लोगों भी गए, वहां बहुत मदद की, पैसा भी लेके गए, अनाज भी लेके गए, खुद भी गए और एक व्यक्ति को, भीम आर्मी के एक व्यक्ति को संसद में भेजने का काम किया, भाई चंद्रशेखर आजाद को। ऐसी एक लड़ाई बताओ जब से चंद्रशेखर आजाद विधान संसद में पहुंचे हैं कि वो आपकी आवाज ना उठा रहे हो। चाहे राजस्थान की आवाज हो, मध्य प्रदेश, हरियाणा, केरला, कर्नाटक की, पूरे देश की कहीं की आवाज हो, तो सबसे पहली आवाज लड़ने वाली उस सदन में चंद्रशेखर आजाद की है। 500 कुछ एमपीओ में क्या अकेले एमपी रह गए हैं अपनी आवाज को बुलंद करने वाले, हर गरीब मजदूर की बात को उठाने वाले? ये समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अगर आज हम नहीं सोचे तो समझिए जो स्थिति आज है, आने वाले समय में ये RSS के कच्छेधारी लोग, ये भारतीय जनता पार्टी के कच्छेधारी लोग, जिन्होंने कभी आजादी की लड़ाई में सहयोग नहीं किया, जिन्होंने
कभी बेटियों का सम्मान नहीं किया, जो आज हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ाने चले हैं, जो आज इस देश के मुसलमान को आतंकवादी बताते हैं, मैं उनको बताऊं और आपको भी बताना चाहिए कि इस देश की आजादी में जितना योगदान किसी अन्य धर्म के लोगों का है, उतना ही योगदान इस देश में मुसलमानों का है। मैं तो उत्तर प्रदेश के उजिरे से आता हूं। जब आजादी की लड़ाई चल रही थी, मामला पीक पर था और अंग्रेजों का इतना बड़ा दबाव था कि कोई घर से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं था। उस समय मेरे जिले से रेशमी रुमाल नाम की एक वो चलाई गई, रेशमी रुमाल नाम का एक आंदोलन चला गया। वो आंदोलन पूरे देश में विश्वविख्यात हुआ। उसके बाद इस देश को आजादी मिली। तो ये हमें बताना होगा। अगर आप सोचते हैं कि इनसे डरकर घर में बैठकर काम चल जाएगा, तो भ्रम की स्थिति में मत रहो। मौत एक बार आती है, दोबारा मौत नहीं आती। और ये जान लो, जब मरना ही है तो लड़कर क्यों ना मरा जाए, क्यों इनके सामने झुककर मरा जाए, इनके सामने सीना चौड़ा कर खड़ा हुआ जाए और कहा जाए नहीं, हम इस देश का तख्ता पलट करेंगे, इस देश का तख्ता पलट करेंगे, ये इनको कहा जाए। लेकिन हम ना जाने कहां सो रहे हैं। हम न जाने कहां सो रहे हैं। कोई घटना घटित हो जाती है, हाथ जोड़कर नेता के पीछे भाग पड़ते हैं। कोई घटना घटित हो जाती है, अधिकारियों के पैर चूमने के लिए तैयार रहते। क्यों? अपनी ताकत को पहचानो। डॉक्टर अम्बेडकर जो अधिकार दे गए उनको समझो। यहाँ चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, यहाँ का MP MLA हो, यहाँ का कलेक्टर SSP हो, वो किसी से डरता है तो जनता से डरता है। ये बात लिख लो। हम इतने ताकतवर लोग हैं, अगर चाहे तो दिन के दिन इस देश की प्रदेश की सत्ता को उखाड़ फेंक सकते हैं। हम इतने ताकतवर लोग हैं। अगर हमें अपने इस वोट की ताकत को पहचान जाए और बलमुट्ठी होकर एक जगह खड़े हो जाए, तो मैं ये कहता हूं व्यवस्था बदल जाएगी। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि इतनी सारी पार्टियां हैं, मेरे समाज का नेता, मेरी जाति का नेता, मेरा रिश्तेदार तो कांग्रेस BJP में है, मेरी मजबूरी से वोट देना है। आप ये सोच रहे होंगे, आप ये सोच रहे होंगे कि नहीं यही 2 पार्टियां हैं, इनमें से एक को वोट देना पड़ेगा। आप ये भी सोच रहे होंगे, लेकिन आपने कभी तीसरा पहलू सोचने की कोशिश नहीं की। तीसरा पहलू क्या है? जो आपकी बेटी की रक्षा करता हो, जो आपके धर्म की रक्षा करता हो, जो आपके समाज की रक्षा करता हो, जो गरीब मजदूर किसान की रक्षा करता हो, उसके लिए खड़ा होता हो। तीसरा विकल्प वो है। उसके साथ आंख बंद करके चल पड़ो और कहो उसको भी, अब तेरी साथ है, तुझे सारा काम करना है। जिस दिन ये कहोगे तो अपना व्यवस्था बदल जाएगी। और मैं खुले मन से भी कहता हूं, जब कभी आपको लगे कि भीम आर्मी आपका सहयोग नहीं कर पा रही, भीम आर्मी आपका साथ नहीं दे पा रही है, तो डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में प्रावधान किया कि आप इस देश में कितने भी राजनीतिक दल, अलग अलग सामाजिक संगठन का जब मर्जी बना सकते हैं। एक नया आयाम खड़ा कर देना। लेकिन जो आज खड़े हुए हैं, जो आपके लिए लड़ रहे हैं, आपके लिए गोलियां खाते हैं, आपके लिए जेल जाते हैं। अभी 2 महीने हो गए, आपने उधर जयपुर में आंदोलन किया था। 1 महीना 2 महीने पहले जयपुर में आंदोलन किया था। मैं ही घोषणा करके गया था। 5 से 10 हजार लोग जयपुर पहुंचे थे उस आंदोलन को करने के लिए। राजस्थान की सरकार हिली कि ये नीले झंडे वाले लोग फिर से धमके हैं। लेकिन उस आंदोलन को करने के बाद हमने क्या किया, ये बड़ा सवाल है। आज मुसलमान ये कहता है कि नहीं भाई साहब, कहां जाए, जो BJP को हराएगा उसके पास जाए। अरे क्यों जाते हैं उसके पास, BJP को हराने वाले के पास? उसके पास जाओ जो BJP हारे, जीते अलग बात है। जो आपके मरने जीने में साथ खड़ा है, जो वक्फ बोर्ड पर सबसे पहले मरने के लिए, लड़ने के लिए तैयार है, उसके साथ जाओ। जो सड़क पर आंदोलन करने के लिए आपके लिए तैयार है, उसके साथ जाकर खड़े हो जाओ। मैं कहता हूं व्यवस्था बदलेगी। वो लोग जो आज दिन दहाड़े हमारे बच्चों की हत्या कर देते हैं, जिंदा जला देते हैं, उनका घर जेल में होगा अगर आप सब लोग बंदमुट्ठी हो जाओ। ये बात मैं तड़प कर इसलिए कह रहा हूं कि मैं भी आप ही के बीच से निकला हुआ, आप ही का एक बच्चा हूं। मुझे जवाब दो कि अगर एक किसान के बेटे को मंत्री बनाया जाए, वो खेती को सही तरीके से बता पाएगा? एक मंत्री के बेटे को किसान मंत्री बना दिया जाए, वो बता पाएगा? अगर किसान के बेटे को आप मंत्री बनाओगे तो उसको पता होगा किस समय पे कौन सी फसल उगती है, कब खाद की जरूरत है, कब डाई की जरूरत है, कब खेत में पानी दिया जाएगा। किसानों का दर्द उसको पता होगा। लेकिन अगर एक नेता के बेटे को आप कृषि मंत्री बना लोगे तो वो वहीं बैठा रहेगा, वहीं बैठ करके कहेगा ठीक है हो जाएगा, होगा कुछ नहीं। इस देश में सबसे ज्यादा हत्या किसानों की हो रही है। आज मजदूरों की समस्या पर बात करने के लिए कोई नहीं है। जब मजदूरों की समस्या पर बात करने के लिए कोई नहीं है, तो आप एक मजदूर के बेटे को खड़ा कर दो ना विधानसभा के लिए। ये बैठे तो है मजदूर के बेटे, इनमें से एक को खड़ा करके कंधा मजबूत करके कह दो चल तुझे विधानसभा भेजेंगे,
जाके बात करना कि हम सफाई कर्मचारियों की क्या समस्या है। हम पूरे दिन दुकान पर बैठे रहते हैं, हमारे रोटी का खर्चा, बच्चों की फीस का खर्चा नहीं निकल पाता। सरकार से मांग करना कुछ ऐसी व्यवस्था करे, हमारी व्यवस्था बदल जाए, लेकिन हम नहीं सोचते। क्यों? हम लोगों ने आंखों पर पट्टी बांध ली है, हमें भी चकाचौंध दिखती है। वो नेताओं की बड़ी बड़ी गाड़ियां, वो नेताओं के सफेद कुर्ते वो हमें दिखते हैं। वो नेता जो 5 साल में 465 दिन में सिर्फ एक दिन आपके यहाँ कुर्ता चढ़ा कर आते हैं, आप खुश हो जाते हो, चौड़े हो जाते हो, कहते हो कि नहीं जी नेताजी मेरे घर आए थे, मेरा वोट सपोर्ट नोट इनका। और ये जो 464 दिन आपके लिए मरते हैं, इनका क्या? ये भीम आर्मी के लोग जो ना जाने कितनों की हत्या कर दी गई है, कितने लोग जेल चले गए, इनका क्या? ये सोचो, विचार करो। अगर आज विचार नहीं करोगे तो समझो बीजेपी अपने पूरे प्रभाव में है। वो जब चाहे जिसकी हत्या करे, जब चाहे जिसका मर्डर करे, जब चाहे जिसको जेल भेज दे, उस पर कोई रोक टोक लगाने वाला नहीं है। आज सरकार से लेकर के कानून व्यवस्था भी उसके पैरों में है। अगर उसको कोई तोड़ सकता है तो इस देश का दलित पिछड़ा मुसलमान उसको तोड़ सकता है। अगर देशभक्ति दिखानी है, अगर देशभक्त हो तुम, तो बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब दो और अपना तीसरा फ्रंट इस देश में तैयार कर दो। और उस फ्रंट का नाम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी काशीराम है। उस फ्रंट को तैयार खड़ा करके, मजबूत करके एक बार खड़ा तो करो। देखो ताकत महसूस होगी, घर बैठे बैठे व्यवस्था महसूस होगी। मेरे कुछ सवाल ये है, अगर आपको लगता है कि नहीं आप जिस पार्टी में जिस नेता के साथ काम करते हो वो नेता ज्यादा अच्छा है, तो उससे सिर्फ 2 सवाल कीजिएगा, तीसरा नहीं। पहला सवाल अपनी शिक्षा के प्रति कीजिएगा, उसे कहिएगा कि इस देश में शिक्षा को एक जैसी कराइए साहब। जब आप वक्फ बोर्ड में बिल ला सकते हो, तो आप इस देश में एकीकरण की शिक्षा के लिए भी बिल ला सकते हो। कैसे? कि एक मजदूर का बेटा, एक डीएम कलेक्टर का बेटा, एक मंत्री मुख्यमंत्री का बेटा एक जैसे स्कूल में पढ़ेंगे, ऐसा बिल इस देश में लेकर आओ। मैं लिख कर देता हूं, आपका किसी भी पार्टी के व्यक्ति से संबंध हो, इस देश के किसी भी नेता की इतनी हैसियत नहीं कि वो इस पर उठा दे, संसद विधानसभा में आवाज उठा दे। उठाएगा नहीं, क्योंकि वो जानता है इन मजदूरों के, किसानों के बच्चे बहुत मजबूत हैं। अगर इन्हें समान शिक्षा मिल गई तो ये यहाँ बड़े बड़े सुरमाओं के बच्चों को पीछे छोड़ जाएंगे और यहाँ की कलेक्टर की कुर्सियों पे, यहाँ पे एसएसपी की कुर्सियों पे, यहाँ पर मंत्री की कुर्सियों पर कब्जा कर दे। वो जानते हैं उठाएंगे नहीं। दूसरी समस्या, मेन समस्या हमारी चिकित्सा की है कि लॉकडाउन हुआ, जिसकी सोच थी, जिसकी पावर थी, उसका तो इलाज सही हो गया। जिसकी सोच और पावर नहीं थी, उसके पिता की, बेटे की, माँ की, ताऊ की, चाचा की, मामा की, मामी की लाश तक भी देखने को नहीं मिली। ये लॉकडाउन में हुआ। कह दो इन मंत्रियों को कि इस देश में एक जैसी शिक्षा कर दो, सब चिकित्सा कर दो, सबके लिए फ्री कर दो। कि अगर डेंगू का बुखार चले तो एक बेड पर डीएम अपना इलाज करा रहा हो, दूसरे बेड पर मंत्री अपना इलाज करा रहा हो, और तीसरे बेड पर एक रिक्शा चलाने वाला, एक सफाई कर्मचारी अपना इलाज करा रहा हो। आपको लगता नहीं ये सुधर जाएगा? हॉस्पिटलों का वातावरण सुधर जाएगा तो कई लाख की फीस देते हैं। लेकिन किसी मंत्री की इतनी हैसियत नहीं कि वो इस पर बात रख दे, क्योंकि वो जानता है वो अगर इस पर बात रखेगा तो उसकी कुर्सी खतरे में आ जाएगी। कई लाख करोड़ का स्कैम शिक्षा और चिकित्सा के इस पूरे भ्रम में होता है। जो जनता के लिए होना चाहिए वो नेताओं की जेब में जाता है। अब आप सोचिए, ताकत हमारी, वोट हमारा, मेहनत हमारी, मजा कौन ले रहा है? वो चंद लोग, उनको तोड़ोगे नहीं। एक आंकड़ा समझाता हूं, समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपके घर का खर्चा महीने का 10,000 रुपए खर्चा है, कि आप सुबह उठते हैं, कोलगेट करते हैं, चाय पीते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, घर से दुकान जाते हैं या फिर रिश्तेदारी में जाते हैं, दवाई लेते हैं, कपड़े पहनते हैं, कुछ भी करते हैं, जो 24 घंटे की प्रक्रिया है सोने तक, उसमें हर पल हर सेकंड आपका पैसा खर्च होता है। अगर मैं सिर्फ एक छोटा सा आंकड़ा लूं कि आपका एक महीने का इन सब चीजों का खर्चा मात्र 10,000 रुपए है, बस 10,000 में कुछ होता नहीं है। फिर भी मैं छोटा सा आंकड़ा लूं कि 10,000 रुपए आपका खर्चा है, तो आप जानते हैं कि आप महीने का टैक्स कितना दे रहे हैं? किसी सामान पर 18% टैक्स है, किसी पर 15% टैक्स है, किसी पर 22% टैक्स है, किसी पर 28% टैक्स है, किसी पर 32% टैक्स है। अगर इसका राउंड फिगर में लगाऊं तो लगभग 25% से 35% के बीच में आप टैक्स दे रहे हैं। यानी कि आप 10,000 का जो खर्च महीने में कर रहे हैं, वहां उसमें 2500 से 3500 के रुपए के बीच में सरकार को टैक्स दे रहे हैं। मिल क्या रहा है? 4 किलो अनाज। 4 किलो अनाज ही तो मिलता है ना, कोटा ही तो बोलते हैं यहाँ पे, कोटे में 4 किलो अनाज मिल रहा है ना। उस 3500 4,000 रुपए में 4 किलो अनाज दे रहे हैं।
उसके बाद भी टैक्स पर टैक्स है। अब गरीब जनता टैक्स ढूंढती फिरेगी या फिर पूरे दिन मजदूर करके शाम को रोटी की व्यवस्था करेगी। तो इस बातों को समझो, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। ये अगर हमारी समझ में आ गई तो गांव में बैठा हुआ हर वो व्यक्ति जो गरीब है, जिस पर रोटी की व्यवस्था नहीं, बच्चे को पढ़ाने की व्यवस्था नहीं, वो किस जाति धर्म का, ये एक अलग बात है, उन सब की व्यवस्था मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों होनी शुरू हो जाएगी। ये सब हमारे हाथ में है, ये सब हमारे वोट में है, ये सब हमारी सोच में है। लेकिन हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। सोच बदलोगे तो आने वाले बच्चों का भविष्य बदलेगा, और सोच नहीं बदलोगे तो हो सकता है कि आने वाले बच्चे इस सोच तक पहुंच ना पाए। उससे पहले ही वो बेचारे, जैसे हमारे 2 भाई को जलाया गया, जैसे इंद्र मेघवाल को हत्या की गई, जैसे एक साथी रह था उसकी हत्या की गई, हो सकता है बच्चे बड़े ही ना हो पाए। ये विचार करो, ये सोचो। ये सब करना बहुत आसान है, इतना भारी काम नहीं है कि अब आप इसको बदल सकते, बिल्कुल बदल सकते हो। अगर आपने दिन का 1 घंटा भीम आर्मी के प्रचार में दें, 1 घंटा आजाद समाज पार्टी के प्रचार में दें, अगर आप दुकान पर बैठे तो अपने आस पड़ोसी को समझाएं कि अब तक हमने सारी पार्टी को देखा है, भाई इस बार इन भीम आर्मी वालों को देखो, ये लगातार आंदोलन करते हैं, इनकी कमर नीली हो चुकी है पुलिस के डंडे खा खा करके, जेल के घर, जेल इनके लिए ऐसी हो गई है ससुराल हो कि जब मर जाओ भेज दो। जब ये बताना शुरू करोगे तो व्यवस्था बदलेगी। मैं याद कर रहा हूं आपको शहीद आजम भगत सिंह, 23 साल की उम्र, मात्र 23 साल की उम्र, हमसे 100 साल पहले 23 साल की उम्र, और 23 साल की उम्र में वो आदमी लड़ता हुआ फांसी चढ़ता है, खुद जान का फांसी चढ़ जाता है अंग्रेजों के खिलाफ। वो जानता उसे फांसी लगने वाली है, लेकिन घबराता नहीं, पीछे नहीं हटता, फांसी चढ़ जाता। करतार सिंह सराभा 19 साल 17 साल की उम्र में फांसी चढ़ जाता है। अशफाक उल्लाह खां कम उम्र में फांसी चढ़ जाते हैं, जानते क्यों? आपको क्या लगता है वो सिर्फ अंग्रेजों से आजादी चाह रहे थे? नहीं, वो सामंती व्यवस्था से आजादी चाहते थे कि यहाँ काले, ये गोरे अंग्रेज तो चले ना जाए, ये चले जाएंगे और यहाँ काले अंग्रेज कहीं कब्जा ना कर बैठे। कोई हो गया है। आज इस देश का पूरा सिस्टम चंद व्यापारियों के हाथ में है, चंद व्यापारियों के हाथ में। अभी पहले किसान आंदोलन चल रहा था CNRC का, आपको पता होगा। उसके साथ साथ एक और व्यवस्था लागू हुई थी प्राइमरी स्कूलों को बंद करने की। इन दोनों को जोड़िए कि जब CNRC लागू होगा, एक जगह चीजें खरीदी जाएंगी, सरकार अपनी मनमर्जी से खरीदेगी। आपने 2 क्विंटल गेहूं पैदा किया, 2 क्विंटल गेहूं में आपकी लागत ही 3000 रुपये आई, लेकिन सरकार ने कहा हम तो इस 2 क्विंटल गेहूं को 2000 में खरीदेंगे, आपकी मजबूरी, क्योंकि कानून है। और वो जो प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे थे, वो बंद इसलिए किए जा रहे थे कि जब गांव दर गांव किसानों की खेती पैदा की गई मेहनत को खरीदा जाएगा तो उनको व्यापारियों को रखने के लिए एक जगह भी चाहिए। तो सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे थे और अडानी को शिफ्ट किए जा रहे थे। यही वक्फ बोर्ड में शायद मुझे लगता है कि यही प्लान हो सकता है, क्योंकि वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं वो जागीर में दी गई जमीनें नहीं है, वो लोगों द्वारा दान की गई जमीनें, कब्रिस्तानों के लिए जमीनें, ईदगाहों के लिए जमीनें, मस्जिदों के लिए जमीनें दी गई हैं। वो आज उस पर प्रहार कर रहे हैं, वो आज उस पर लगातार चोट पहुंचा रहे हैं, और हम जागने तक के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ बात करने से बात बन जाती तो सब कुछ ठीक था, लेकिन बात करने से बात बनेगी नहीं। जब तक सड़क पर नहीं निकलोगे, यहाँ की व्यवस्था को नहीं बदलोगे। आज वो नेता जो बीजेपी के सहयोग में है, चाहे वो मुस्लिम लीडरान भी क्यों है, उनकी चोंच बंद है, वो बोल नहीं पा रहे हैं, वो कह नहीं पा रहे कि हम मुसलमान और हमारे साथ गलत हो पा रहा है, वो नहीं कह पा रहे। अरे आपको तो अपना तो अपने आप को कहना शुरू करो, अपने आप तो खड़े हो जाओ। और जिसको डर लगता हो मरने का, जो कहता हो भैया मैं जेल चले जाऊंगा, जमानत कौन कराएगा, तो इसे गले में डाल के जाइएगा, सिर्फ इसे गले में डाल के जाइएगा। चाहे दलित हो, मुस्लिम हो, पिछड़ा हो, कोई भी हो, अगर उससे ज्यादा अन्याय हो रहा तो इसे गले में डालकर चले जाइएगा और जेल चले जाइएगा। आपको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जमानत होगी, ऑटोमेटिकली वकील आपके पास जाएंगे, आदि भीम आर्मी का इसकी जमानत हम करा कराएंगे। ये मैं आपको वादा करके कहता हूँ। और ये भी ना आपको, तो ये तो हिंदी भाषी क्षेत्र है, कभी दक्षिण भारत में चले जाइएगा और किसी रेलवे स्टेशन पर उतर के भीम आर्मी का नाम लीजिएगा, भीम आर्मी का आदमी हूँ। आपके पास रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, किराया नहीं है, कोई ना कोई आदमी निकल कर आएगा जो आपकी मदद करेगा। जाइए, हम मदद करते घर तक के दिया। इतना ताकतवर संगठन हमने बनाया। अगर इतना ताकतवर संगठन के होते हुए भी आज अन्याय अत्याचार होता है तो ये कमी हमारी नहीं है, ये कमी हम सबकी है।
कि हम इस संगठन को बहुत मजबूत नहीं कर पा रहे हैं। जिस संगठन से आरएसएस को खाती, जिस संगठन से तुर्रम खाए कहते हो कि नहीं हम कितना बड़ा कांड करते हम जेल नहीं जा सकते, भीम आर्मी ने उन तक को जेल भिजवाया। और अब तो हमारी पार्टी भी है, इस पार्टी का नाम आजाद समाज पार्टी कांशीराम है। प्रचार को यारी में, दोस्ती में, रिश्तेदारी में, जिसको राजनीति के करने का माने संगठन में भर्ती करा दो, बेफिक्र भर्ती करा दो। जो लोग शादी कर रहे हैं, एक बच्चा संगठन के नाम का, लड़ने के नाम का, मरने के नाम का पैदा कर दो, जो बाबा साहब अम्बेडकर का काम करते हुए मरेगा। ये काम व्यवस्था तो कर दो। देखो फिर यहाँ जो देश में हिंदू मुसलमान का ठीकरा फोड़ते हैं, अगर इस देश में उनको रहने की जगह मिल जाए फिर मुझे बताइएगा। वही लोग जो आज उनके पक्ष में खड़े हैं, कल वही लोग जूता उठाकर उनके पीछे भाग पड़ेंगे कि नहीं तुमने कभी शिक्षा की बात नहीं की, कभी नौकरी की बात नहीं की, कभी उन्नति और तरक्की की बात नहीं की, तुमने धर्म के नाम पर हमारे बच्चों को मरवाने का काम किया। वही लोग जूता उठाकर खड़े हो जाए। ये व्यवस्था हम सबको बदलनी है मेरे साथियों। समझने का समय, संभलने का समय, जानने का समय है। अगर आज भी हम ना संभले और आज भी हम ना खड़े हुए तो याद रखिएगा, ये मैं नहीं कहता, बात बहुत बुरी है। हो सकता है राजस्थान के लोगों को चुभ जाए, लेकिन चुभे तो इतनी अंदर तक चुभाना कि इस बात को चुभने के बाद आपको नींद ना पाए। यहाँ जब जब आंदोलन हुए हैं तो दो तरीके के लोग पैदा हुए हैं। एक लोग जो आंदोलन करते करते तो शहीद हो गए, आंदोलन को जीत गए, और एक लोग जो आंदोलन के विरोध में जाकर के गुलामी की उन लोगों की जो आंदोलन के विरोध में थे। अब आपको तय करना है कि आपको क्या करना है। चुप रहना भी अन्याय के खिलाफ मौन सहमति होती है। अगर आप अन्याय देखते हुए चुप भी रहते हैं तो आपकी सहमति है, आप अपराधियों के साथ खड़े हैं। चुप मत रहिए, अपनी आवाज को उठाइए, अपनी बात को उठाइए, अपनी बात को कहने का दम रखिए। कोई रोकता है तो उसको बताइए। इस देश में आर्टिकल 19 हमें अधिकार देता है, कोई किसी का बाप हमें नहीं रोक सकता, कोई सरकार, कोई कानून हमें नहीं रोक सकती। बताना तो शुरू कीजिए। इतने अधिकार हैं, इतने मौलिक अधिकार हैं, इतना सब कुछ है कि अगर आप उन पर चल जाएं, उनका प्रयोग कर जाएं तो व्यवस्था बदल जाएगी। शुक्रिया, आपने मुझे सुना। इस बीच मेरी बात कोई बुरी लगी हो उसके लिए माफी चाहता हूँ। वैसे माफी मांगता नहीं, लेकिन फिर भी माफी चाहता हूँ। चंद लाइनों से अपनी बात खत्म करूंगा। साथियों, महलों से खंडरों का वास्ता हो जाएगा, हमसे जो उलझेगा फना हो जाएगा। साथियों, महलों से खंडरों का वास्ता हो जाएगा, हमसे जो उलझेगा फना हो जाएगा। हम जानते हैं हुनर अपना, हम जानते हैं हुनर अपना। जिस ओर बह निकलेंगे उस ओर रास्ता हो जाएगा, जिस ओर बह निकलेंगे उस ओर रास्ता हो जाएगा। शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अब मैं स्टेज पर तशरीफ फरमाएं काबिल एहतराम जनाब राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी, प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र हैटवाल जी, कोर कमेटी अनिल, कोर कमेटी सदस्य अनिल गैनवाल जी, और मजलिस में मौजूद शहरी भाइयों, मैं अपनी पार्टी की ओर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। कुछ फिरका परस्त लोगों की कमी, मंदिर कभी मंदिर के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर, कभी गोकशी के नाम पर हमारे देश की शांति और भाईचारे को मिटाने की कोशिश में लगे हैं और हमारे संविधान को बदलने की जो कोशिश की जा रही है, जैसे कि लोगों के खिलाफ हमारी पार्टी संविधान को बदलने की जो कोशिश की जा रही है, ऐसे लोगों के खिलाफ हमारी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता संविधान को बचाने और देश के भाईचारे को बनाए रखने के लिए संभव कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। इसलिए इकबाल साहब ने अपनी कविता में कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसकी ये गुलिस्ता हमारा। इस कार्यक्रम में आकर हमें जो हौसला दिया है
उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। और आपको बता दें कि ईद मिलन समारोह जो आयोजित किया जा रहा है वो रुकमणी पैलेस में आयोजित किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिलाध्यक्ष भीम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को प्रस्तावना की तस्वीर भेंट कर रहे हैं जाकिर कुरैशी के नेतृत्व में। और आज बता रहे हैं प्रदेश संयोजक राजस्थान के जितेंद्र मेघवाल जी। जिलाध्यक्ष जाकिर जी माननीय अध्यक्ष महोदय को प्रस्तावना भेंट कर रहे हैं। और मैं हमारे भीम आर्मी सवाई माधोपुर के जिला महासचिव जगदीश जी चूली जी से निवेदन करूंगा कि वो बाबा साहब की तस्वीर भेंट कर माननीय अध्यक्ष महोदय का स्वागत करें। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्मृति चिन्ह देकर और उनके साथ हैं अनिल गहनवाल जी, राष्ट्रीय कोर कमेटी और मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र के प्रभारी, वो भी साथ में हैं। आज ईद मिलन समारोह जो आयोजित किया गया है रुकमणी पैलेस में। और भीम आर्मी के सभी कार्यकर्ता और जो अध्यक्ष हैं सवाई माधोपुर के वो भी मौजूद हैं। और दिल्ली से चलकर आए विनय रतन जी। तो बने रहिए दोस्तों, न्यूज़ सेवन राजस्थान देखते रहिए। जब तक के लिए धन्यवाद। थोड़ा आगे से हट जाओ ना यार। जाकिर भाई, जाकिर भाई, जाकिर भाई।